सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे आप सभी मेहनत करते रहेंगे। तो आगे आप सभी मेहनत करते रहेंगे। तो आज हम इस मंच के माध्यम से हिंदी विषय कक्षा 10वीं की हिंदी विषय क्षितिज का एक बहुत ही चर्चित एवं देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत इस पाठ नेताजी का चश्मा का अध्ययन करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करने के उपरांत हम सभी ये जान पाएंगे कि एक देशभक्त की भूमिका क्या होती है, एक देशभक्त कौन हो सकता है, हमारे देश में देशभक्त का क्या सम्मान है। ऐसे कई तरह की जो है बात हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस पाठ के इस शीर्षक पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि नेताजी का चश्मा। यहां पर हम नेताजी का अर्थ आप सभी भली भांति परिचित होंगे। नेताजी का मतलब देश के महानायक, सेनानायक, महानुभाव सुभाष चंद्र बोस जी को ही नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा यानी उनके चश्मे से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आप सभी जो है बात रही चश्मा की, तो हम नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे और इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इनके लेखक स्वयं प्रकाश। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम कुछ बातों को जान लेते हैं कि देखिए इसमें होता क्या है। इस पाठ का सारांश पहले थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या होती है कि किसी कस्बे के एक चौराहे पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौराहे पर किसी ना किसी महान व्यक्तित्व की मूर्तियां स्थापित की जाती है। इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहता है क्योंकि उसकी महानता का अनुसरण लोग करें। तो एक कस्बा है और उस कस्बे के चौराहे पर कोई नगर पालिका जो है एक मूर्ति स्थापित करवाती है और उस मूर्ति को स्थापित करने के उपरांत यहाँ पर बात आती है कि मूर्ति जो है वो संगमरमर की बनाई जाती है और मूर्ति संगमरमर की होती है, परंतु उसमें जो चश्मा होता है, नेताजी का जो चश्मा होता है, यानी नेताजी की जो मूर्ति होती है वो संगमरमर की होती है, परंतु उसमें जो चश्मा होता है ना, वो चश्मा ओरिजिनल होता है, यानी रियल होता है, यानी वास्तविक चश्मा, जैसे ये चश्मा है वैसे होता है। तो नेताजी का जो चश्मा है वो रियल है। तो इसी बात को लेकर, रियल चश्मे को लेकर जो है ये चर्चा जो है आगे बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हालदार साहब।
इसमें एक पात्र हैं जिनका नाम है हालदार साहब। समझिए कि वो एक ठेकेदार हैं और उनका कहीं कोई काम चल रहा होता है, बिल्डिंग का, रोड का, पुल बनाने का कोई काम चलता है उनका, हालदार साहब को। हालदार साहब का जो काम चलता है वो काम को देखने के लिए हालदार साहब को प्रत्येक 15 दिन पर यानी एक पख में उसे उसी कस्बा से गुजरना पड़ता है। और जब वो कस्बा से गुजरते हैं तो उनकी जो नज़र है उसी मूर्ति पर पड़ जाती है और मूर्ति को देखने के बाद उन्हें बड़ा ही अद्भुत लगता है कि मूर्ति तो संगमरमर पत्थर की है लेकिन उनका चश्मा ओरिजिनल है। तो इसी चश्मे के सिलसिले में वो डेली जो है आते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक बार चश्मा का जो रंग रूप है वो बदल जाता है। तो उनको लगता है कि एक प्रकार से पत्थर की मूर्ति अपना चश्मा खुद कैसे बदल लेती है। तो पत्थर की मूर्ति अपना चश्मा कैसे बदल लेती है, इस बात से उन्हें काफी कह सकते हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, जिसको कह सकते हैं कौतूहल उत्पन्न होती है। तो यह जानने के लिए सामने एक पान की गुंगटी है जिसमें एक मोटा काला आदमी, बड़ा पेट वाला आदमी पान बेच रहा होता है और उससे ये जानकारी लेते हैं कि ये चश्मा बदलता कैसे है। स्वाभाविक बात है, मेरे भी मन में विचार आ सकता है, आपके भी मन में विचार आ सकता है। तो पान वाले इशारा करके बता देता है कि एक कैप्टन है, यानी एक चश्मा वाला जो चश्मा बेचता है उसका नाम कैप्टन है और वही चश्मा वाला अपना चश्मे को बेचने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे हम हमारी प्रवृत्ति के अनुसार कि हम किसी का पहनावा ओढ़ावा जब देखते हैं तो हमको लगता है काश ऐसा ही हम भी खरीदते। तो चश्मे वाला जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कोई भी एक फिट कर देता है। तो कोई आदमी जब देखता है कि नहीं मूर्ति पर ये चश्मा लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसा ही हमको दे दीजिए। तो उस केस में वो क्या करते हैं, मूर्ति वाला ही चश्मा उतार के उसको दे देते हैं, फिर वहां दूसरा चश्मा बैठा देते हैं। तो वो इशारा करके पान वाला बता देता है इस बात को कि एक कैप्टन हो जो चश्मा बदल देता है। लेकिन हालदार साहब को ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन कुछ ही दिन में बात जब समझ में आ जाती है तो वो सिलसिला चलने लगता है। अचानक क्या होता है कि कैप्टन की मौत हो जाती है और कैप्टन की मौत हो जाने के बाद नेताजी के जो है आंखों पर कोई चश्मा नहीं होता है। और जब कोई चश्मा नहीं होता है तो हालदार साहब का नजर अचानक जब जाता है, देखता है चश्मा तो नहीं है, चेंज होने की तो बात दूर बट चश्मा नहीं है। तो वो पान वाले से पूछते हैं तो बोलते साहब कैप्टन मर गया। तो पान वाले के कहने के बाद हालदार साहब थोड़ा मायूस हो जाते हैं और वो सोचते हैं चलो अब इस मूर्ति पर देखने में थोड़ा सा मुझे दुख होगा, इसलिए अब आते जाते ध्यान थोड़ा नहीं देने का मन में विचार बना लेते हैं। लेकिन अचानक कुछ दिन के बाद देखते हैं कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा जैसे हम बचपन में ताड़ के पत्र का चश्मा बनाते थे या तार से जैसे बच्चा लोग चश्मा बना लेता है पहनने के लिए, उस प्रकार का छोटा चश्मा जैसे तैसे एक बच्चे लोगों के द्वारा बना करके उस पर पहनाया हुआ रहता है। और इस बात को देख करके जब हालदार साहब देखते हैं काफी भावुक हो जाते हैं कि चलो कम से कम अभी भी बच्चों में देशभक्ति की भावना जिंदा है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि देशभक्ति क्या चीज होती है और इसके प्रति लोगों की भावना कैसी होनी चाहिए। तो चलिए इस पाठ को हम एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। कहता है सबसे पहली बात, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक कस्बा था जिस कस्बा से हालदार साहब को हर 15 दिन में जाना पड़ता था। कस्बा कहते हैं किसी शहर का सटा हुआ
एक हिस्सा जो कह सकते हैं उसमें कुछ शहर की संस्कृति होती है और कुछ गांव की संस्कृति होती है। तो शहर से सटे हुए इस प्रकार के गांव या शहर को कह सकते हैं, उसे कस्बा कहते हैं। तो कहता है जो कस्बे से वो गुजरते थे वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, यानी कस्बा में पक्के मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, यानी सारे मकान पक्के नहीं थे। जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, यानी उस कस्बे में एक बाजार भी था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, यानी कस्बे में लड़का के लिए अलग स्कूल और लड़कियों के लिए अलग स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और कस्बे में एक सीमेंट का कारखाना भी था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी कस्बे में लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमा घर की भी व्यवस्था थी, और वो भी 2 ओपन एयर सिनेमा घर, और एक ठो नगर पालिका थी। एक ठो नगर पालिका थी। ठो समझ रहे, देहाती भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं एक ठो दीजिएगा। तो लेखक ने पूरा प्रयास किए हैं हमारी भाषा में लिखने के लिए, हम भी पढ़ के ताकि समझ सकें। तो एक ठो नगर पालिका थी, और जो नगर पालिका थी वो काफी सक्रिय थी। नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ करते रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, यानी कोई सड़क अगर है खराब हो गया है उसको कभी ढलवा देती थी। कभी कहीं कहीं पेशाब घर बनवा दिए, पेशाब घर यानी शौचालय बनवा दिए। कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, यानी नगर पालिका ऐसी थी जो पशु पक्षियों का भी ध्यान रखती थी। वाकई में इसकी तारीफ जितना किया जाए कम है उस नगर पालिका की। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करते ही रहती थी। तो कभी कभी कवि सम्मेलन भी करवा देती थी। इसी नगर पालिका के कोई बोर्ड, यानी नगर पालिका के कई अंग होते हैं, उसमें से कोई बोर्ड जो है या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार क्या किया, एक निर्णय लिया कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, यानी शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी नगरपालिका का कोई बोर्ड जो था वो शहर के चौराहे पर, यानी उस कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति स्थापित करवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा यानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे हिस्से के बारे में, यानी पूरी मूर्ति के बारे में नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा चश्मा के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, यानी हमारे लेखक को जो है पूरी बात तो पता नहीं है, परंतु लेकिन ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, यानी जिस बोर्ड ने इस मूर्ति को बनवाया या स्थापित करवाया उस बोर्ड को शायद ये पता नहीं थी कि अच्छी मूर्तियां कहाँ बनती हैं। परंतु और साथ ही साथ एक अच्छी मूर्ति को बनाने के लिए क्या लागत आ सकता है, लागत मतलब खर्चा क्या आ सकता है, तो क्या खर्चा आ सकता है उसका अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे।
मतलब उस मूर्ति के बनावट को देखने से पता चलता है कि जिस बोर्ड ने इस मूर्ति को बनवाया होगा, शायद उस बोर्ड को देश में कहाँ अच्छी मूर्ति बनती है ये शायद पता नहीं होगा, या फिर एक ऊहापोह मतलब आपसी तर्क वितर्क, हाँ यहाँ बनाओ, नहीं नहीं वहाँ बनाओ, वहाँ बनाओ, वहाँ ठीक बनेगा, वहाँ सस्ता बनेगा, ये आपसी तर्क वितर्क में जो है वो मूर्ति का काम बहुत दिन देर हो गया, और बहुत दिन तक जब देर हो गया तो लास्ट में एक लोकल स्थानीय यानी नजदीकी एक हाई स्कूल के एक इकलौता यानी एक ही को वहां ड्राइंग मास्टर थे जिनका नाम था मोतीलाल जी। लास्ट में निर्णय लिया गया कि यही मोतीलाल जी को दे दीजिए, मूर्ति बनाएंगे। और हाँ, मोतीलाल जी को भी जब बोला गया तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, दीजिए तो सही, 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देंगे। मूर्ति बनाकर पटक देंगे मतलब मूर्ति बनाकर आपको दे देंगे। तो हम यहां कह सकते हैं कि मूर्ति में जो भी त्रुटि रही होगी उसका मुख्य कारण क्या रहा होगा। तो पहला ये हो सकता है, पहला अनुमानित बजट यानी कितना खर्च होगा इसका सही जानकारी ना होना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसका बजट का पता हमें अच्छी तरह से होना चाहिए। दूसरी बात, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी उपलब्ध नहीं होना। तीसरी बात, सही समय पर निर्णय नहीं लेना और विलंब होने के कारण जल्दबाजी में, क्योंकि उसका शासनकाल खत्म हो रहा था, स्थानीय कलाकार को ही दे देना, इसके कारण ही शायद मूर्ति में अगर कोई त्रुटि रही होगी तो यही कारण हो सकता है। आगे की बात, जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किस चीज की थी? संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, और मूर्ति टोपी की नोक से लेकर यहां तक कितने फुट थी? 2 फुट ऊंची थी। और उस प्रकार की हाफ मूर्ति कह सकते हैं जिसको आप लोग हाफ फोटो बोलते हैं। हाफ फोटो या हाफ मूर्ति थी जिसे बोला जाता है बस्ट बोला जाता है। उस प्रकार के मूर्ति को क्या कहते हैं? बस्ट। और मूर्ति जो थी वो यानी बस्ट थी यानी हाफ थी मूर्ति, और मूर्ति बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल नेताजी सुंदर थे और सुंदर लग भी रहे थे। सुंदर थे, कुछ मासूम यानी चेहरा थोड़ा बच्चा जैसा, और कमसीन थी, ठीक है, और कमसीन थी। और उस मूर्ति को फौजी वर्दी में बनाया गया था। काफी मजेदार बात है कि बिल्कुल नेताजी को हूबहू उतारा गया था। और जो उस मूर्ति को देख ले उसके मन में ये नारा जरूर गूंजती थी, ये नारा जरूर गूंजती थी, क्या? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा, और तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। का ये नारा उनका जो दिया हुआ नारा था, और उनके अन्य भी जो भी नारे थे वो पूरी तरह से लोगों को याद आ जाती थी। कब? जब नेताजी की मूर्ति को देखते थे तब। क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी महान पुरुष की मूर्ति कहीं भी होती है तो हम जरूर उसके कुछ अच्छे कर्मों को जरूर याद करने लगते हैं, तभी तो उसकी मूर्ति वहां स्थापित की गई होगी। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि यह मूर्ति का निर्माण सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था।
नेताजी की आंखों पर क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। लेकिन संगमरमर का नहीं था। अच्छा, यानी चश्मा था परंतु संगमरमर पत्थर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी चश्मा सचमुच था, वास्तविक चश्मा था, चौड़ा काला फ्रेम का था और उसे पहना दिया गया था। हालदार साहब एक ठेकेदार जो अपने काम के सिलसिले में बराबर उसी कस्बा से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, यानी कस्बे से गुजरे और उस चौराहे पर एक पान की दुकान थी, तो वहां जब रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मतलब उसका ध्यान मूर्ति की ओर गया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी और उनके चेहरे पर एक उत्सुकता वाली मुस्कान फैल गई। वाह भाई, है ना, ऐसे बोलते हैं, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, बहुत सुंदर आइडिया। मूर्ति पत्थर की और मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। गजब की बात, गजब का दिमाग। हमारे भारत में जुगाड़ की कमी नहीं है। आगे, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप जो है वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, मतलब वही जीप जिस जीप से हालदार साहब जाते आते थे। यानी जीप बढ़ गई मतलब हालदार साहब आगे बढ़ गए। तब भी हालदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कस्बे के जो भी नागरिक हैं, इनका मूर्ति स्थापित करवाने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, इसे दाद देना चाहिए। क्योंकि देशभक्ति की भावना सभी में नहीं होती है, लेकिन इस गांव के कस्बा के लोगों को देखा जाए तो वाकई में ये लोग के अंदर देशभक्ति की भावना है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, कहता है कि इस मूर्ति को देखा जाए तो इस मूर्ति के रंग रूप और कद का महत्व नहीं है, बात सही है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। मतलब साफ बात है, आज हम किसी भी व्यक्ति के हम अक्सर आज समाज हमारा उस ओर भाग रहा है, किसी के रंग रूप सुंदरता की ओर भाग रहा है, उसके अंदर के गुण की ओर नहीं देख रहे हैं हम। तो वही चीज कह रहे हैं कि मूर्ति चाहे जैसी भी बनी हो, लेकिन मूर्ति बनाने का प्रयास किया गया, एक देशभक्त को उसका सम्मान देने का प्रयास किया गया, और जो देशभक्त का सम्मान करे वो भी बहुत बड़ा देशभक्त होता है। तो नागरिकों के द्वारा यह जो प्रयास किया गया कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगनी चाहिए, वाकई में उनकी भावना उच्च कोटि की थी और इसी भावना के चलते कह सकते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना बिल्कुल कूट कूट कर भरी हुई थी। तो हम किसी भी कार्य को करें तो हमें कार्य की महानता, उसकी सुंदरता, उसकी बाहरी रंग रूप पर नहीं, बल्कि उस कार्य की सार्थकता पर, उस कार्य की जो है महत्व पर हमें बल देकर करना चाहिए। निश्चित तौर पर आगे बात सही है कि आजकल लोग देशभक्ति को मजाक बना रहे हैं, देशभक्ति को मजाक बना रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आगे कि दूसरी बार, ये तो पहली बार की बात थी कि देख के वो सिर्फ सोच ही रहे थे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे
तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर दिखाई दिया होगा? बिल्कुल चश्मा का ही अंतर होगा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, मोटा फ्रेम का चरखुट चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। उनका जो जिज्ञासा थी, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनके अंदर जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ गया, यानी कौतुक जो है वो बढ़ गया, यानी जानने की इच्छा और बढ़ गई। वाह भाई क्या आइडिया है। फिर से उन्हें आश्चर्य कर लगा, अरे क्या आइडिया है भाई, गजब का परिवर्तन दिख रहा है, क्या बात है ना। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। वाह गजब का आइडिया। तीसरी बार फिर आए तो फिर देखे नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, यानी उनके अंदर की जो जिज्ञासा है वो अब नहीं दबाई जा सकती थी। दुर्दमनीय यानी जिसे अब दबाना संभव नहीं था, यानी उसकी जिज्ञासा अब चरम सीमा पर थी। तो अब चाहते थे इसके बारे में अब जानना ही पड़ेगा। तो दुर्दमनीय हो गई जब, तो पान वाले से ही पूछ लिया, जिस गुमटी में पान खाते थे उसी से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वो करता था, पान वाले खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ कर रहा था। वह पान वाला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि पान वाला का रेखा चित्र बताइए, पान वाला कैसा था। सुनिएगा, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। काला था, मोटा था, खुश मिजाज, हमेशा खुश रहता था और दूसरों को भी खुश करता था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, है ना, हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पेट थोड़ा सा डगमगाने लगा, यानी हंसा तो पेट वाइब्रेट हिलने लगा, यानी पेट भी बोला हाँ 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 हाँ, ऐसा होने लगा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान ऐसे कर दिया, पिच से थूक दिया और अपनी लाल काली बत्तीसी, लाल काली बत्तीसी, लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? कैप्टन चश्मा वाला करता है, क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, बोले चश्मा चेंज कर देता है। यानी कैप्टन कौन था? एक चश्मा वाला था जो चश्मे की दुकान मूर्ति के सामने लगाता था, फेरी लगाता था, यानी डेली का दुकान लगाता था। पान वाले ने समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है, तो बोलते क्या मतलब, इसका मतलब उसको क्या जरूरत है चश्मा बदलने का, या फिर वो चश्मा क्यों बदल देता है भाई, तो क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, तो ठेठ में समझाता है पान वाला, सुनो ऐसा है, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा,
तो उसे उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी समझ लो कि कोई ग्राहक आया और उसको लगा कि अरे नेताजी वाला चश्मा अच्छा लग रहा है, ऐसा रहता तुम खरीदते। भाई साहब ऐसा वाला चश्मा है क्या? ऐसा ही चाहिए मुझे। अच्छा ऐसा चाहिए, ठीक है। पान वाला गया, उतारा, बोला लो पहनो। फिर पान वाला अपना संदूचकी से अपने पास से एक चश्मा वहां लगा लेता। तो वही बोलता है कि कोई समझो कि कोई ग्राहक आ गया, उसको वैसा ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कहां से लाएगा? तो वही उठा करके ग्राहक को दे देता था और फिर उसके आंख पर नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, चश्मे वाला का नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, मतलब कि कैप्टन को नेताजी का जो मूर्ति बिना चश्मा का है वो अच्छा नहीं लगता है, और उस प्रकार की मूर्ति को देखकर उन्हें अंदर से दर्द होती है और चाहते हैं कि नेताजी को एक कह सकते हैं कि जैसे जिंदा होते तो देखने में असुविधा होती, तो आज भी वो वैसा ही फील कर रहे हैं, तो असुविधा हो रही, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जरूरत होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम, कैप्टन चश्मे वाला जो है कैप्टन, वो मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः, यानी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि नेताजी क्षमा कीजिएगा, आपको 2 मिनट के लिए जो भी असुविधा होगी इसके लिए मैं भी तुरंत आपको दूसरा चश्मा दूंगा। क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, दुकान भी चल रहा है, नेताजी का चश्मा भी बदल रहा है और देखने वाला को तो हाल बेहाल हो रहा है। भाई होता कैसे है, उनका जो जिज्ञासा है वो तो कहना नहीं। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई, हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला तब तक दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा कि कैसा आदमी है, बार बार चश्मा और कैप्टन बदलता कैसे है, ये सब के बारे में ये पूछ रहा है। आज तो कोई पूछा नहीं ये सब। उसकी तोंद थिरकी, फिर से पेट हिला इसका, यानी पेट जो है भूकंप आया पेट में। कत्थे की डंडी फेंका, कत्था जिससे लगाता है पान में उसको फेंका, ठीक है। पीछे मुड़कर उसके नीचे पिक थूकी, फिर से पिच से थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया। अब इनके मन में एक और जिज्ञासा, भाई कौन मास्टर बनाना भूल गया, इसकी जानकारी आगे के क्लास में। तो आशा करते हैं कि आप सभी बुक निकाल कर जो है वो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।